सर्टिफिकेट कैसा हो, इसके अलावा आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, और क्रूशियल डेट एंड हाउ टू अप्लाई। इन 4 मुद्दों पर मैं बात करने जा रहा हूँ। फॉर्म भरना 2 तारीख से शुरू हुआ है और फॉर्म भरने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। यह जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ यह अंत तक जरूर सुन लीजिएगा, अन्यथा हो सकता है कोई ऐसी बारीक गलती कर जाएं जिसके कारण या तो आपका परीक्षा का एडमिट कार्ड ही ना आए, या फिर सब कुछ हो जाने के बाद फाइनल स्टेज में आप रिजेक्ट हो जाएं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिए चलते हैं। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के इस समय 2 वेबसाइट चल रहे हैं, ssc.gov.in और दूसरा वेबसाइट है ssc.nic.in। यह जो दूसरा वेबसाइट है ssc.nic.in, यह वेबसाइट पहले था, यह अब बंद कर दिया गया है। इस संबंध में देखिए, एसएससी ने 22 फरवरी को एक नोटिफिकेशन अपने पुराने वेबसाइट पर डाल दिया था कि अब हम नए वेबसाइट पर काम करेंगे। इसी के साथ इन्होंने 26 फरवरी को एक नोटिफिकेशन और दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन मॉड्यूल, इसके लिए इन्होंने नई वेबसाइट आपको बना करके दे दी है। तो आपको नए वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पंजीकरण करना है, आपको इस साइट को नहीं छेड़ना है। तो इसको हम बंद कर देते हैं। अब देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का यह नया वेबसाइट है। मैं आगे बात करूं इसके पहले, सबसे पहले आप देखिए कि ये जो भूरे रंग की पट्टी है उसमें कुछ लिखा हुआ स्क्रॉल कर रहा है, मतलब चल रहा है। इसमें देखिएगा, पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, मैं इसको रोकता हूँ पकड़ के। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपलोड देयर सिग्नेचर विद डायमेंशन ऑफ 6.0 सेंटीमीटर इन विड्थ ऑफ 2.0 सेंटीमीटर। पिछली बार कम से कम 15 से 20 लोग सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो गए थे क्योंकि उनका सिग्नेचर या तो ब्लर आया था या उनके सिग्नेचर में कुछ ना कुछ दिक्कत थी जिसको कंप्यूटर नहीं पढ़ पाया था। तो इसके बारे में सबसे पहले जानकारी आप लीजिए कि जो भी आप सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर किसी मोटे पेन से, मार्कर पेन से करेंगे ताकि मोटा मोटा दिखे। और सिग्नेचर को जब आप स्कैन करेंगे या फिर फोटो खींच करके आप ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका ये जो डायमेंशन है यह आप चेक कर लेंगे। 6.0 सेंटीमीटर विड्थ, मतलब चौड़ा 6.0 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई 2.0 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उसकी जो डीपीआई है, डीपीआई रिजोल्यूशन होता है, वह 300 डीपीआई होना चाहिए। रिजोल्यूशन मतलब है कि कितना साफ दिखता है। तो सबसे पहले आपके सिग्नेचर में इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सिग्नेचर के अलावा फोटोग्राफ की अगर मैं बात करूं तो फोटोग्राफ जब आप लगाएंगे, अभी तो इसमें ऑनलाइन ही आपको फोटोग्राफ भरना है, जब फॉर्म भर रहे होंगे तभी ऑनलाइन सिस्टम में फ़ोटो खींचना है। फोटोग्राफ खींचते समय ध्यान रखिएगा कि सिर पे कैप, ये पल्लू, अगर पल्लू है तो थोड़ा सा ऊपर तक रहे, चेहरा साफ दिखना चाहिए। और ये चश्मा, गॉगल्स या स्पेक्टिकल्स ना हो, क्योंकि मैंने देखा है लगभग 70 से 80 कैंडिडेट इसके पहले वाले साल में और पिछले वर्ष भी कम से कम 10 से 12 मेरिटोरियस कैंडिडेट जिनको आशा थी कि हम तो रिकॉर्ड तोड़ के 320 से ऊपर लाएंगे, ऐसे कैंडिडेट सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो गए क्योंकि उनका फोटोग्राफ चश्मा लगा के उन्होंने खींचा हुआ था। तो जब भी आप फॉर्म भर रहे होंगे इस बात को ध्यान से देख लें कि आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर इस रेशियो में हो और आपका चेहरा मलपट्टा यहाँ तक और यहाँ तक, पूरा यहाँ तक करने की जरूरत नहीं, यहाँ तक जिसमें आपके कंधे और आपका चेहरा स्पष्ट आए। बैकग्राउंड, जैसे मेरा बैकग्राउंड आप वाइट देख पा रहे हैं, इस तरह के लाइट कलर वाइट बैकग्राउंड हो तो सबसे बेहतर है। बैकग्राउंड के लिए कुछ नहीं करना, आपको सफ़ेद रंग की दीवार के पास खड़े होकर फ़ोटो खींच लेना है और उसको आपको अपलोड करना है। लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब फॉर्म भरेंगे तो सफ़ेद बैकग्राउंड के पास बैठे रहेंगे। यह हो गया आपके फोटोग्राफ वाली बात। अब हम फिर आपको लिए चलते हैं। फोटोग्राफ के बाद मैंने आपको बताया था इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में क्या है। आइए अब एलिजिबिलिटी की हम बात करें। देखिए, जब अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ देखिए अप्लाई का एक ऑप्शन है। यहाँ इस वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ अप्लाई का विकल्प है। अप्लाई के विकल्प पर क्लिक करेंगे जब, तो यहाँ 2 विकल्प आता है। स्टेनोग्राफर जो परीक्षाएं भी चल रही हैं उसका इन्होंने दिया है, और कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स एग्जामिनेशन 2024,
मैं इस पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इसका नोटिफिकेशन यहाँ से आएगा। अब देखिए नोटिफिकेशन के 7 नंबर में, ठीक है, 7 नंबर में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। हाँ, एक बात और मैं ध्यान दे दिलाऊं आपका, फोटोग्राफ के बारे में। क्या होता है आजकल युवा वर्ग को दाढ़ी रखने का शौक है कि आप यदि दाढ़ी बढ़ी हुई दाढ़ी में, चाहे यहाँ तक हो, जैसी भी आपकी रूपरेखा हो, जिस रूप में आप फोटो खींचते हैं, जब तक आपकी पूरी परीक्षा खत्म नहीं हो जाती, पेपर 1 पेपर 2, तब तक वह रूप बनाए रखिएगा। अन्यथा क्या होगा कि फोटो मिसमैच अगर हो गया, आप पिछले साल करीब 5-6 कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हुआ था कि पेपर 1 में तो उनको अलाउ कर दिया, पेपर 2 में जब आप जाते हैं तो वहाँ आपको दिक्कत आएगी। उन लोगों को डिसअलाउ किया। कारण क्या बताया? फोटो मिसमैच हो रहा था, कुछ डीपीआई वगैरह का चक्कर रहा होगा। इसके अलावा कपड़े भी नहीं मिल रहे थे। देखिए, पहली बात तो आप जब फोटो खिंचाएं तो सिंपल होकर के खिंचाएं, और दूसरी बात स्पेक्टिकल्स लगा के ना खिंचाएं। चेहरा पूरा ढका ना हो, जैसे यहाँ तक ढका ना हो, आपका ये पोर्शन दिखना चाहिए, कान दिखे, ठीक है। आप या जो भी आपकी वेशभूषा हो उसके अनुसार आप करेंगे, और वेशभूषा बनाए रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं और कल को दाढ़ी कटा लिए किसी कारणवश, तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप पहले से ही निश्चित कर लीजिए कि मुझे इस नौकरी के लिए मेरी रूपरेखा कौन सी रखनी है। दूसरी सलाह मैं महिलाओं को देना चाहूँगा। जैसे क्या हुआ था पिछली बार, जिन महिलाओं का निरस्त हुआ था, उन्होंने सूट पहन करके या साड़ी पहन के फोटो अपलोड किया हुआ था, और जब वहाँ पहुँचे तो उनकी वेशभूषा बदल गई थी। मतलब साड़ी पहन के किया था, वहाँ सूट में चली गई, तो वहाँ लोगों को दिक्कत आई थी। ऐसी परिस्थिति ना हो, इसलिए आप ध्यान रखें कि एक कपड़ा जो आप परीक्षा में पहन पाएंगे, पेपर 1 पेपर 2, उसी रंग का कपड़ा पहन करके फोटो खिंचा लीजिए, ताकि जब आप जाएं दोबारा परीक्षा देने तो आप वहाँ चैलेंज कर सकें। भले ही वह कपड़ा आपका फट जाए, लेकिन उस दिन के लिए उसको संभाल के रखना है कि देखो जी, मैंने यही ये उसमें सितारे लगे हुए ऐसा कपड़ा मैंने पहन रखा था। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पहुँच करके कोई निरस्त होता है ना, तो इससे बड़ी मर्माहत होने वाली कोई बात नहीं होती है। अब बात करेंगे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बहुत लोगों को संदेह है। सबसे पहला है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है फॉर पोस्ट कोड A to C, मतलब ABC 3 दिया हुआ है उन सब के लिए। सबसे पहली डिग्री है तो वह मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको किसी मित्र ने कह दिया कि नहीं, ग्रेजुएट हो तब भी आवेदन कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। हिंदी में हो तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश होनी चाहिए। अगर मास्टर्स डिग्री इंग्लिश में हो तो ग्रेजुएशन में हिंदी होनी चाहिए। यह भी नहीं है तो मास्टर्स डिग्री किसी विषय में हो अदर देन हिंदी इंग्लिश, विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। मतलब हिंदी मीडियम का हो ग्रेजुएशन और इंग्लिश पढ़े हों। अगर वह भी नहीं है, हिंदी इंग्लिश नहीं है, तो इंग्लिश मीडियम में और हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में हो। या और भी विकल्प दिया है, मास्टर्स डिग्री किसी सब्जेक्ट में हो तो हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में आपके ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, इतना ही चाहिए। और इसके साथ रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। अब देखिए, बहुत लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि सर्टिफिकेट कोर्स 3 महीने का कर रहे हैं, ये वैलिड होगा कि नहीं। PGCAR हम कर रहे हैं इग्नू से, वो वैलिड होगा कि नहीं। देखिए, जितना ज़्यादा प्रश्न उठाएंगे उतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी। आप विज्ञापन में देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि वैलिड सर्टिफिकेट कोर्स, रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड की जो बात कही जाती है, किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थान अगर यह कोर्स करा रही है तो यह माना जाएगा कि वह रिकॉग्नाइज्ड है। अगर यह नहीं है, हिंदी से इंग्लिश में चाहिए। अगर यह नहीं है तो 2 साल का आपका अनुभव चाहिए ट्रांसलेशन वर्क्स में, हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्टा, हिंदी से हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। और वह कहाँ होना चाहिए? किसी प्राइवेट संस्थान का नहीं चलेगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग भी चलता है। इसके बाद जो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षा है, इसमें भी यही चीज़ें मांगी गई है, कुछ अलग से नहीं मांगा गया है। और
इन्होंने बताया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अनुसार बहुत लोगों को संदेह होता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन के अंतर्गत जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं सेक्शन 3 के अंतर्गत बने हुए हैं, क्या उनके प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त हैं। तो देखिए इन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि ऐसे प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन जिस पीरियड का पूछा जाए उस पीरियड का होना चाहिए। ठीक है, तो यह हो गई आपकी एलिजिबिलिटी की बात। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका यूज़र डिपार्टमेंट करेगा। मतलब जो डिपार्टमेंट आपको मनोनीत किया जाएगा, तो वहाँ जाने के बाद आपको सारा सर्टिफिकेट और मार्कशीट देना पड़ता है, या प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो भी रहता है आपको, बिना इसके आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ मेरा एक निवेदन है कि जो लोग एलिजिबल नहीं हैं, जो लोग पात्र नहीं हैं, ऐसे लोग, कई बार क्या होता है ट्रायल देने के लिए परीक्षा में बैठते हैं, पर हिट एंड ट्रायल मत करिए। कारण कि आप आज ट्रायल देने के लिए बैठ रहे हैं, क्वालिफाई कर जाएंगे, भगवान न करे दैव योग से अगर अगली बार फिर बैठे और क्वालिफाई ना कर पाएँ, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप पकड़े गए कि पिछली बार तो आपने ये दिया था कंप्लीटेड, इस बार आप दे रहे हैं इस तरह का, कि इस समय कंप्यूटर युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई भी आपकी शिकायत करवा सकता है, तो आप ऐसे फेर में ना पड़ें। यह हो गई आपकी एलिजिबिलिटी वाली बात। अब रह गई बात रिजर्वेशन वाली। रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूं, तो रिजर्वेशन के मामले में जो भी है SC ST और OBC, इसका ध्यान रखती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और उसके अनुसार उनको छूट देती है। अब चलते हैं, हम लोग बात करते हैं हाउ टू अप्लाई पर। देखिए हाउ टू अप्लाई के लिए इन्होंने लिखा है, नया जो वेबसाइट है ssc.gov.in, इस पर अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है आपको मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिए चलता हूँ। ये देखिए अप्लाई वाला जो बटन मैंने दिखाया था, वहाँ यहाँ अप्लाई का एक लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यह इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, मतलब इस तरह का एक पेज आएगा। यहाँ लिखा रहेगा लॉग इन टू योर अकाउंट। यहाँ देखिए ssc.gov.in है, किसी और वेबसाइट पर मत जाइएगा। यहाँ देखिए कैंडिडेट या एडमिन। एडमिन का मतलब है जो लोग परीक्षा ले रहे हैं, या उनके लिए, हमारे लिए अप्लीकेबल नहीं है। यहीं से देख करके आपका एप्लीकेशन छांट के रिजेक्ट या सेलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर आप नए हैं, आपने OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो यहाँ आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने पर इन्होंने बोला है, देखिए पर्सनल डिटेल डालना है, पासवर्ड बनाना है, एडिशनल डिटेल डालना है, डिक्लेरेशन डालना है, और इसके बाद फिर आपको आगे बढ़ जाना है। ये कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए पर्सनल डिटेल, आधार है, यस और नो कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। या फॉर्म भरते चलिएगा। टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, आपका नाम। अब यहाँ महिलाओं के लिए जिनकी शादी हो गई है, मान लीजिए आपका नाम है सुधा त्रिपाठी। सुधा त्रिपाठी आपका नाम है। अब आपका विवाह हो गया। विवाह के बाद हमारे यहाँ परंपरा है कि पिताजी के घर का सरनेम बदल जाता है। आप सुधा शुक्ला बन गई। आपके जो पति हैं वो शुक्ला हैं, तो आपका सरनेम आपके आधार कार्ड में, पैन कार्ड में सुधा शुक्ला करा दिया गया है। तो यहाँ कहा गया है कि हैव यू एवर चेंज योर नेम। ये देखिए पूछता है हैव यू एवर चेंज योर नेम। अब जो महिलाएं अगर आपने दूसरे रूप से बदला है अलग बात है, विशेषकर शादीशुदा महिलाओं के मामले में ये दिक्कत आती है। तो आप सुधा त्रिपाठी से सुधा शुक्ला हो गई, तो आपको यहाँ S लिखना है। S लिखने के बाद आपका जो नया नाम है, बदला हुआ नाम है, वह यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्टिंग नहीं ले रहा है तो आप यहाँ से सुधा शुक्ला यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। इसके बाद सारा विवरण भरने के बाद आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। जो भी मांगता है आप देखते जाइए, उसको आप करते जाइए। आपके पासवर्ड आपके मोबाइल में आएगा। एक बार रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाता है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर से आप वापस इसी पेज में आएंगे, और यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, ये कैप्चा डाल करके आप लॉगिन करके फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हैं। देखिए पहली बात इसमें लिखा है OTR नए वेबसाइट पे करना है, पुराने वेबसाइट पर नहीं करना है। और इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है एनेक्सर 3 में, इसी में 68 पेज का है, इसमें नीचे की ओर लिखा हुआ है। इसके बाद इसमें आ रहा है, देखिए फॉर अप्लाइंग क्या लिखा है, फॉर अप्लाइंग कैंडिडेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू हैव ए प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ। मैंने आपको बता दिया कि फोटोग्राफ ऑनलाइन ही खींचा जाएगा, तो यह ध्यान रखिएगा। इसमें लिख दिया है फाइंड ए प्लेस विथ गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड। प्लेन का मतलब होता है
कि फूल फाल ना हो, फूल पत्ते ना हो, जंगल झाड़ी ना हो, एकदम सफ़ेद बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा रहता है। इंश्योर दैट कैमरा इज़ एट आई लेवल बिफोर टेकिंग। जैसे मान लीजिए मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो मेरा जो कैमरा है ऐसे लगभग मुझे लगता है 30 डिग्री एंगल पे है, 30 या 40 डिग्री पर होगा। आपको इसको उठा करके अपने आँख के सामने, जैसे मान लीजिए मुझे मोबाइल से लेना है तो कैमरा मेरा इस लेवल पर रहेगा, आई लेवल पर। तो इस तरह से आप फ़ोटो खींचना है। और इसमें लिखा हुआ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्ट्रेट अहेड। ये सामने देखना है आपको, कैमरे में नहीं देखना है, ऐसे सामने देखना है ताकि आपकी आंखें भी आ सके। और फेस इज फुल्ली इनसाइड द रेड रेक्टेंगल। जब आप खींचने लगेंगे तो उसमें लाल रंग का एक त्रिभुज आएगा, सॉरी रेक्टेंगल, ये आयत आएगा। मतलब ये है कि आपका ये जो है इतना दूर आपका उस रेक्टेंगल में हो, कंधा तक भी ले सकते हैं, ठीक है। नेदर टू क्लोज नॉट टू फार, मतलब बहुत ज़्यादा दूर ना हो, बहुत ज़्यादा नज़दीक ना हो। और याद रखना है कि वो जो रेक्टेंगल अर्थात आपका वर्ग या आयत जो आप मान लें, उसके बीच में आपका चेहरा होना चाहिए। फिर से यहाँ लिखा है मास्क नहीं लगाना है, ग्लासेस नहीं लगाना है और कैप नहीं पहनना है, इसका आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है द अपीयरेंस, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप दाढ़ी रखे हुए हैं तो दाढ़ी ही रखे रहना है, मतलब जो है उसी रूप में रहिएगा, नहीं तो बाद में चल करके आपको पछताना पड़ेगा। और कुछ लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, फोटोग्राफ, पुराना फोटोग्राफ को ही इसमें स्कैन करके डाल देंगे, तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, आपका समय बर्बाद होगा, पैसा 100 ही रुपया जाता है, कोई ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। और आप ये ध्यान रखेंगे कि फोटोग्राफ कैप्चर हुआ है और इसमें जो भी फॉर्मेट है उसमें है। इसमें देखिए स्कैन्ड जेपीईजी फॉर्मेट में आपको जो अपलोड करना है वो होना चाहिए 10 से 20 KB। और इमेज डायमेंशन ऑफ द सिग्नेचर शुड भी, ये लिखा हुआ है, हाइट जो मैंने पहले बता दिया। अगर आपका फोटो और सिग्नेचर, जिसके कारण बहुत लोग रिजेक्ट हुए थे, वह उसी तरह का रहता है तो फिर इस बार भी आपको रिजेक्ट होना पड़ेगा, तो ऐसी गलती आप लोग ना करें। इसके बाद ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, इसका लास्ट डेट जो है वह है 25/8/2024। 25/8/2024 है, इसका मतलब यह जो क्रूसियल डेट है, मैंने यहाँ लिखा है क्रूसियल डेट, तो क्रूसियल डेट आपका 25/8/2024 है। आपको जितना भी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जैसे OBC, EWS, नियम कहता है कि इसके पहले बना होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद का अगर बना आता है तो फिर कष्ट रहेगा। बाकी वह डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है कि आपको ले या ना ले, तो मन में हमेशा चोर बसा रहेगा। तो आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद एक और सलाह दूंगा कि फॉर्म भरने के बाद आप प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो दिक्कत आएगी। एक समस्या और आ रही है कि कुछ लोग जनरल कैंडिडेट हैं या OBC हैं, शुक्रवार को फॉर्म भर रहे थे, फॉर्म सबमिट हो गया, फीस नहीं जमा हुआ, फीस लिया ही नहीं और फीस मांगा भी नहीं। ध्यान दीजिएगा कि आप कभी कभी वेबसाइट पर कंजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण ऐसी बात हो जाती है। तो आपको करना क्या है कि अगर फ़ी एलिजिबल है, फ़ी देने के लिए पात्रता बनती है, तो आप 1-2 दिन बाद दोबारा जाएं वेबसाइट पर और फ़ी देख लें। उसके लिए एक और काम करना रहता है, ये जो साइड में 3 डॉट है, यहाँ जा करके सबसे पहले इसका कैच क्लियर करते हैं। कैच क्लियर करने का मतलब हिस्ट्री में जाके पुरानी हिस्ट्री सब क्लियर कर दीजिएगा। तो जो भी है आप इस तरह से हिस्ट्री क्लियर कर देंगे तो आपका फिर से दिखने लगेगा और आप भर पाएंगे। ये हो गया 8 नंबर कॉलम में, पेज नंबर जो भी है 8 के आगे। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपका आवेदन निरस्त हो सकता है। और फी आपको ऑनलाइन भीम जैसे भी देना है वैसे आप दे सकते हैं। 26/8 को रात 11 बजे से पहले आपका फ़ी पे हो जाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत में रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, पेज नंबर 5 में चलते हैं। और पेज नंबर 5 में सर्टिफिकेट्स के बारे में बहुत ज़बरदस्त चीज़ लिखी गई है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, पश्चिम बंगाल में एक दुर्घटना घटी, माननीय न्यायालय ने 8 लाख OBC के आवेदन निरस्त कर दिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है। राज्य सरकार इसके ऊपर प्रयास कर रही है। तो आप जब भी जो कैंडिडेट जा रहे हैं वहाँ SDO ऑफिस या जहाँ से जारी होता है, तो उनको सर्टिफिकेट का मतलब फॉर्मेट बना करके नहीं दिया जा रहा है।
आपका जो SC ST OBC EWS का फॉर्मेट है वह आपको इसी विज्ञापन में नीचे की ओर मिलेगा। एनेक्सर्स कुछ दिए हुए हैं, आप उसमें से वो फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद उसमें हस्ताक्षर करा लीजिए। पश्चिम बंगाल के अलावा बाहर के जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, उनका क्या है, कंप्यूटर जनरेटेड दिया जा रहा है और उसमें अधिकांश हिंदी भाषी क्षेत्रों का हिंदी में दिया जा रहा है। मैं यहाँ आग्रह करूँगा कि आप लोग जो सर्टिफिकेट है वह अंग्रेजी वाला फॉर्मेट SSC का लेकर के उस पर साइन करा लीजिए। नहीं तो फिर सरकारी कार्यालय है, आपको हिंदी पढ़ाने के लिए, हिंदी सिखाने के लिए रखा जा रहा है, तो आप वहाँ नहीं हैं तो जब तक आप नहीं पहुँच जाते तब तक वहाँ के लोग अंग्रेजी ही समझेंगे, हिंदी उनको नहीं आती है या मान के चलें तो अंग्रेजी वाला फॉर्म ही मान्य होगा, हिंदी वाला लोग नहीं मानते, अलिखित रूप से नहीं मानते। दूसरी बात, इस सर्टिफिकेट के बारे में एक चीज़ बताऊं, OBC कैंडिडेट जो लोग हैं, बहुत लोगों की मेरी बात हुई, बहुत लोग मुझे कॉल किए, उनको उनका सर्टिफिकेट किसी का 3 साल पहले का बना हुआ है, किसी का 2 साल पहले का, किसी का 1 साल पहले का। तो देखिए जो स्पष्ट निर्देश है वह यह है कि OBC NLC में अगर आप हैं या EWS हैं तो आपका एक फाइनेंशियल ईयर तक ही मान्य होता है। अब आप किसी के कहने पर उसको नहीं बनवाते हैं तो आपके लिए समस्या रहेगी, क्योंकि कहने वाला वहाँ आपको बचाने के लिए नहीं खड़ा हो पाएगा। दूसरी बात, यही बात मैं कहता हूँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मीडियम सर्टिफिकेट आजकल कई विभाग मानने लगे हैं, तो आप मीडियम सर्टिफिकेट भी अपना बनवा लीजिएगा अपने कॉलेज से, चाहे कुछ भी पढ़े हों। कारण क्या है कि ऐन मौके पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपको छोटी सी चीज़ के लिए निकाल दिया जाएगा तो आप कष्ट में पड़ेंगे। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी SC ST या OBC EWS PWD या एक्स सर्विसमैन अगर आवेदन कर रहे हैं तो उनके पास इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक और चीज़ यहाँ दिया है कि कई बार क्या होता है, देखिए, इफ़ द कैंडिडेचर ऑफ ए कैंडिडेट इज कैंसल्ड बाय द यूजर ऑर्गेनाइजेशन फॉर नॉन फर्निशिंग द रिक्विजिट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ कैटेगरी फिल्ड अप इन द एप्लीकेशन फॉर्म। क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप OBC या EWS कैटेगरी में आपने फॉर्म भर दिया, परीक्षा क्वालिफाई कर गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक चले गए, आप भले ही OBC EWS में हैं लेकिन आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो डिपार्टमेंट आपको कैंसिल कर देगा, और कैंसिल कर दिया तो SSC इस विषय में कुछ नहीं सुनेगा। तो आपके पास सर्टिफिकेट हो तब भरें, अन्यथा अगर आपकी उम्र है तो मैं सलाह दूंगा कि जो उचित लगे उसके अनुसार आप फॉर्म भरें। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लिख दिया है कि इस मामले में कोई भी ग्रीवेंस हम लोग नहीं सुनेंगे। इन्होंने एक उदाहरण दिया है, देखिए उदाहरण बहुत अच्छा दिया है कि एक कैंडिडेट एक्स फील्ड OBC इन हिज एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब उन्होंने अपने एप्लीकेशन में OBC भरा और OBC सर्टिफिकेट अनेबल टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इनको निरस्त कर दिया। तो निरस्त कर दिया मतलब नौकरी नहीं लगी आपकी, उस समय कोई क्लेम नहीं आप कर सकते। अब जैसे मान लीजिए आप OBC में फॉर्म भरे हैं या SC में भरे हैं, बेशक आप जनरल कैंडिडेट का मार्क्स स्कोर करते हैं, लेकिन अगर आप OBC सर्टिफिकेट या ऐसी जिस कैटेगरी में भरे हैं वह प्रमाण पत्र नहीं दे पाते हैं तो आपको जनरल में कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपका उसी में किया जाएगा, और प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको फिर वहाँ से घर वापस भेज दिया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में विशेष रूप से ध्यान दें, अगर आप SSC के दिए हुए फॉर्मेट में नहीं बनवा पाते हैं तो आपको कष्ट रहेगा। SSC का दिया हुआ फॉर्मेट ये नीचे की तरफ है, अनेक्सर बना करके दिया हुआ है, और ये नीचे ये देखिए, जैसे एक सर्विसमैन है तो आपको यह अंडरटेकिंग देना है, अनेक्सर 6। उसके बाद अगर आप SC ST में हैं तो अनेक्सर 7 आपको यह देना है। SC ST के बाद ये थोड़ा बड़ा है, और SC ST के बाद अनेक्सर 8 देना है। OBC अगर कैंडिडेट हैं तो आपको यह देना है, और अगर आप EWS हैं तो इसके नीचे यह प्रमाण पत्र है। तो आप लोग ये देखिए, EWS है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, यह वैलिड फॉर, अच्छा इन प्रमाण पत्रों में लिखा हुआ है कि कौन इशू करेगा आपका प्रमाण पत्र, तो यही प्रमाण पत्र डाउनलोड करके और इसके अनुसार करवा लीजिए। ढेरों शुभकामना आप लोगों को, फॉर्म भरना शुरू करिए। अगर आप में से किसी को कोई और